हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 के इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों। ठीक है, एंड इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे इस एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। कहता है सपोज ux इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ux आपके पास इस इंटीग्रल इक्वेशन का एक सोल्यूशन गिवन है। ठीक है, ये आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, ux आपको सोल्यूशन गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है u एट पाई के ऊपर, u डैश एट पाई पे, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी पाई के ऊपर, फिर इन दोनों का सम क्या आएगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखते ही यहाँ पे पता चल रहा है ये मुझे एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है एंड इसको मैं सोल्व कर सकती हूँ आसानी से दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिबनिज रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ux इज इक्वल टू 3 प्लस में 0 टू x माइनस टी यू टी डी टी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है इंटीग्रल इक्वेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, पहली बार डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे बाय लिबनिज रूल, ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होएगा। तो आप x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करोगे। इस पूरे का अगर आप x के विद रिस्पेक्ट टू करते हो, इसमें कोई भी टर्म नहीं है x के, क्योंकि ये आपका t का फंक्शन है, इसमें टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बच गया क्या, ut dt एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स गिवन रहती है उसको हम इन प्लेस ऑफ t पुट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे t की प्लेस पे पुट किया तो ये आपका x माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे u ऑफ x हो जाएगा, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद इनटू में या प्रोडक्ट में बोलूँ मैं, इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो ये ऑलरेडी 0 है तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, माइनस में अगेन ये 0 आ जाएगा। लिबनिज रूल मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये आपको मिलेगा u डैश x इज इक्वल टू में 0 से x u t t t, ये आपके पास बचता है। ठीक है, अभी हमें इंटीग्रेशन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने किया u डबल डैश x। ठीक है, इसको दोबारा से बाय लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 0 से x इंटीग्रेशन के अंदर x की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होएगा x के विद रिस्पेक्ट टू वो 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे आप क्या करोगे, t की प्लेस पे x पुट करोगे तो ये आपका आएगा ux और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगा। माइनस में 0 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे आप पुट करोगे u एट 0 और 0 का डिफरेंशिएशन फिर 0, तो बाय लिबनिज रूल ये आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी 0। तो आपके पास क्या बचा, u डबल डैश x इज इक्वल टू में ux, ये आपके पास बचता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा, u डबल डैश x इक्वल टू ux। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर सकते हैं बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के। तो डी स्क्वायर, इसको इस साइड लेकर आऊंगी -1 इक्वल टू 0, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, है ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो d आपका +-1 बनेगा और यहाँ से जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगी u के लिए तो वो मेरा आएगा c1 e की पावर x c2 e की पावर -x, ये मेरा ux निकल कर आएगा। ठीक है, ये ux आने के बाद अब आप क्या करोगे, आपसे जो बोला गया है, आपको यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है पाई के ऊपर, है ना, पाई के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है डेरिवेटिव और इसकी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे c1 और c2 तो पता लगे। अब c1 और c2 कैसे पता लगेंगे, ये हमें पता लगेंगे बाय हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन से कैसे पता लगेगा, यहाँ पे हम अपने देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या कंडीशन में पुट करूं कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब मिल जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं, ये मेरा x है, इस x को अगर मैं 0 पुट कर दूं, x को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे ये इंटीग्रल पूरा 0 से 0 बन जाएगा, यानी ये पूरा इंटीग्रल मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा, यानी x को 0 पुट करने पे मेरे पास 3 बच रहा है ना। तो यहां से एक कंडीशन मैं निकाल सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे दूसरी कंडीशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 कांस्टेंट है तो मुझे उसको
दोनों कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए दूसरी कंडीशन भी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, u डैश x आपको पता है, हमने निकाला है। यहां से आप अगेन x को जैसे ही देखेंगे 0 पुट करेंगे तो आपको यहां से फिर एक कंडीशन मिल जाएगी, u डैश 0 पे यहाँ पे लिमिट जो होगी वो 0 से 0 जाएगी, तो ये आपकी 0 बन जाएगी। तो u डैश एट 0 पे आपको 0 मिल गई। तो आपके पास दो कंडीशन आई, एक आई u एट 0 पे 3, दूसरी आई u डैश 0 पे 0। ये दोनों कंडीशंस को आप यूज करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास C1 और C2 की वैल्यू आएगी एंड वहां से C1 और C2 की वैल्यू आके आपके पास अगर ux आ गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या है पता है कि u एट 0 पे 3 वैल्यू है ना, u एट 0 पे 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, x के प्लेस पे 0 पुट करूंगी, है ना, x के प्लेस पे 0 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, C1 प्लस में C2, तो C1 प्लस में C2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे u डैश एट 0 पे 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से अगेन हम क्या कर सकते, देखो u डैश x हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो u डैश x इज इक्वल टू में C1 e की पावर x माइनस C2 e की पावर माइनस x। ये आपके पास क्या आएगा, u डैश x। हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 पे 0 वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा C1 माइनस C2 और y भी 0 है तो ये 0 के इक्वल आ गया। ये दो इक्वेशंस आई है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद C1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 और C2 की वैल्यू भी सेम आएगी 3/2। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यूज जो आई हैं इनको हम पुट कर देंगे ux के अंदर। तो ux आपका क्या आ जाएगा, C1 e की पावर x, C1 तो C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर माइनस x, ये आपका आया था जी ux। ठीक, अब आपको जो जो चाहिए वैल्यू पाई के ऊपर पूछी हुई है निकाल देंगे। तो यहाँ पे पाई के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 e की पावर पाई प्लस में e की पावर माइनस पाई, ये आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं u डैश पाई के ऊपर, क्योंकि मुझे ऑप्शन में डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकालनी है, तो u डैश पाई की अगर मैं बात करूंगी तो वो मेरे पास कितना आएगा, 3/2 e की पावर पाई, है ना। यहाँ पे मैं अगर इसका डेरिवेटिव कर दूंगी तो ये मेरे पास माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब इसका माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 3/2 e की पावर x माइनस 3/2 e की पावर माइनस x। और अगर मैं उस डेरिवेटिव में पाई पुट कर दूं तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये आपका u पाई और u डैश पाई के ऊपर वैल्यू आ गई। अब आप ऑप्शन मैच कर लो, आपसे जो बोला गया है वो u एट पाई पे तो 2 e की पावर पाई वैल्यू गिवन है, तो लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ये तो हमारी नहीं आई है। u डैश पाई के ऊपर भी वैल्यू हमारी ये तो नहीं आई है e की पावर पाई, तो ये भी गलत। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ये आपका एडिशन और डिफरेंस ये पूछ रहे हैं। तो जब मैं ऐड करूंगी u पाई और u डैश पाई को, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ऐड करने पे ये कितना बनेगा, 3/2, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा 3/2 और ये e की पावर पाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे ऐड होने पे, तो ये आपको मिलेगा 3e की पावर पाई। ये आपको एडिशन मिलेगा इन दोनों का, 3e की पावर पाई। इसने बोला 3e की पावर पाई, बिल्कुल करेक्ट है। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आपकी बार फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सेकंड वाली ऐड हो जाएंगी, तो वहां से आपको मिलेगा 3e की पावर माइनस पाई। लेकिन ये तो इसने जो बोला है वो e की पावर पाई बोला है सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ लिबनिज रूल अप्लाई करना था, वहां से कंडीशंस आपको निकालनी थी, कंडीशन निकालने के बाद आपको वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जी पार्ट सी का है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। वाई एक्स आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन है। आपसे इसने बोला है कि ये जो आर एक्स टी 1/3 है ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल है जो इस इंटीग्रल इक्वेशन का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ये आपसे बोला है। अब स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो रिजोल्वेंट ही पूछ रहा है, क्या होगा, रिजोल्वेंट कर्नल पूछ रहा है।
एंड फिर आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की 1 के ऊपर वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, हमें जब रिजोल्वेंट पूछा ही गया है तो क्यों ना हम इसका जब सॉल्यूशन निकालें तो रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से ही निकाल लें, ताकि मेरा रिजोल्वेंट कर्नल भी निकल जाए और सॉल्यूशन भी निकल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं रिजोल्वेंट कर्नल के लिए पहले काम करती हूँ। मेरे को जो इक्वेशन गिवन है वो मुझे गिवन है e की पावर x प्लस में e प्लस में 1 प्लस में 1/3 एंड अंदर है 0 से 1 yt dt, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपकी yx गिवन है। अभी हमें रिजोल्वेंट कर्नल चाहिए। यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है, जब मैं अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाती हूँ, ये मेरी पहली बात तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। जब मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊंगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है, तो वहां से मुझे मिलेगा कि जो लैम्डा है वो मेरा 1/3 है। ठीक है, तो लैम्डा तो मुझे पता चल गया है क्या है। रिजोल्वेंट कर्नल मुझे निकालना है, तो रिजोल्वेंट कर्नल यहाँ से अब मुझे सीधा सीधा ये जो कर्नल गिवन है यहाँ पे है ना, ये आपके पास ऐसा होता है ना इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो आपको कर्नल गिवन है ये कर्नल आपको 1 गिवन है, ये आपको 1 गिवन है, yt का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब जो आपके पास कर्नल गिवन है वो आपके पास गिवन है 1। तो मैं क्या करूंगी, आइटरेटेड कर्नल की हेल्प से रिजोल्वेंट कर्नल निकालूंगी। तो जब kxt मुझे 1 गिवन है तो k1xt मेरे पास 1 होगा, है ना। k2xt मुझे निकालना है, k2xt मेरे पास क्या होगा, k2xt मेरे पास होगा k1xt। ठीक, या मैं बोलूं यहां से k1xi और यहां से आपका होगा k1xi dxi और इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके पास फ्रेडहोम की इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका जो आपकी लिमिट ऑलरेडी गिवन है उसी पे ही रन करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 पे होगा, यहाँ पे आएगा 0 से 1 k1xi t। अब मुझे पता है कि जो k1 है वो मेरा 1 ही है, तो चाहे मैं इसमें xt पुट कर लूँ, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मैं पुट करूंगी वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका 1 रहेगा और ये भी आपका 1 रहेगा। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आपको 1 मिल जाएगा अगेन। फिर आप जब k3 के लिए वर्क करेंगे तो आपको फिर जो आइटरेटेड कर्नल मिलेगा k3 वाला, वो आपको क्या मिलेगा, अगेन 0 से 1 इंटीग्रेशन k1xi, है ना। और यहाँ पे k1 एज इट इज रहता है, आप इसको k छोड़ोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे आपका मिलेगा k2xi t और ये आपका होता है dxi। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, ये भी आपका 1 है ना, ये आपको 1 दिया हुआ था, और जो k2xi t निकल कर आए ये भी 1 निकल कर आए। तो आप यहाँ पे फिर अगेन कोई भी वेरिएबल पुट कर दो, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको फिर 1 मिलेगा। इसी तरीके से चलते जाओगे, आपको nth कर्नल जो मिलेगा वो भी आपका 1 मिलेगा, मतलब कांस्टेंट ही मिलेगा। सारे कर्नल्स आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं और वो भी 1 मिल रहे हैं। इसका मतलब जो आपके पास k1 है, k2 है, k3 है, ये सारे के सारे आपके पास क्या निकल कर आए हैं, 1 निकल कर आए हैं। ठीक, यहाँ से आप हमें रिजोल्वेंट कर्नल चाहिए। रिजोल्वेंट कर्नल हमारे पास क्या होता है, k1 प्लस में लैम्डा k2 प्लस में लैम्डा स्क्वायर k3 प्लस में लैम्डा क्यूब k4 एंड सो ऑन टू, ये आपका क्या होता है, रिजोल्वेंट कर्नल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, k1 आपका 1 है, k2 भी आपका 1 है, k3 भी आपका 1 है, k4 भी आपका 1 है एंड सो ऑन टू, है ना। अब मुझे क्योंकि लैम्डा मुझे पता है, क्या दी हुई थी, लैम्डा निकाली थी हमने कंपेयर करवा के 1/3, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा आपको क्या गिवन है, 1/3, तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगी। और मुझे पता है कि ये मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है ना, ये मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो इसका सम मैं लिख सकती हूँ, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, 1/1 - r। यहाँ पे r आपका क्या है, जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो 1/3 है, तो ये आपके पास आ गया जी 3/2। तो ये आपको क्या मिला है, ये आपको रिजोल्वेंट कर्नल मिला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x और t को कुछ चेंज भी कर दूं, क्योंकि मेरे पास x और t के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था,
जो भी आपके कर्नल्स निकल कर आए थे वो सारे कांस्टेंट आए थे और वो 1 निकल कर आए थे। तो एक्स टी आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो वो आपका डिपेंड ही नहीं करेगा। हाँ, लैम्डा उसने 1/3 दिया हुआ था, ठीक है। अब उसने जो ऑप्शन में 1/3 डाले हैं वो भी आपको 1/3 डाले, यहाँ पे इसने एक्स टी दिया था, लेकिन क्योंकि एक्स टी के ऊपर मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे एक्स टी मेरा कुछ भी हो, मेरा तो जो निकल कर आया है रिजोल्वेंट कर्नल वो सबके लिए, जब लैम्डा 1/3 होगा तो सबके लिए वर्क कर जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, R0 1/3 भी क्या होना चाहिए, जो हम निकाल कर आए हैं, क्या निकाल कर आए 3/2, है ना। तो ये आपका क्या होना चाहिए 3/2, ठीक। तो ये आपका 3/2 होना चाहिए। एंड ये वाला कर्नल भी 1/2 1/2 1/3 के ऊपर भी 3/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और टी निकल कर आया था। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा 3/2 ही आया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से क्या निकालेंगे, हमारा सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, रिजोल्वेंट कर्नल हमें पता है कि जब भी हमें कोई इक्वेशन गिवन रहती है, फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आपको ऐसा गिवन है, ये आपके पास गिवन है और ये आपके पास गिवन है, ये आपको एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। मैं आपको बोलूं कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, आपको पता है कि आपका रिजोल्वेंट कर्नल क्या निकल कर आया, ये भी आप जानते हो। तो रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, आप यहाँ पे ऐसा छोड़ते हो लैम्डा को भी एज इट इज, जो आप इंटीग्रेशन के अंदर टर्म लिखते हो उसमें जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल होता है जो आपका कर्नल होता है उसकी जगह पे तो आप लिखते हो रिजोल्वेंट कर्नल, और जो आपका ये वाई टी होता है उसके प्लेस पे आप ये जो आपका फंक्शन एफ एक्स रहता है इसको लिखते हो इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। और वही आपका ये वाली इक्वेशन है ये आपको सॉल्यूशन देती है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस से जाते हैं। वाई एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या था, e की पावर x प्लस में e प्लस में 1, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, प्लस में 0 से x, लैम्डा आपका बाहर था, लैम्डा आपका क्या निकल कर आया है 1/3, ये आपका 1/3, इसको एज इट इज रखना है। रिजोल्वेंट कर्नल क्या था, रिजोल्वेंट कर्नल आपके पास क्या निकल कर आया है, रिजोल्वेंट कर्नल मेरा निकल कर आया है 3/2, तो यहां से मैंने रखा 3/2। इस वाई टी की प्लेस पे हम एफ ऑफ टी रखेंगे। अब एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स ये था, इसको हम टी की फॉर्म में बनाएंगे, है ना। तो ये आपके पास बनेगा e की पावर t प्लस में e प्लस में 1 dt। तो ये आपको मिला e की पावर x e प्लस में 1 एज इट इज। ये आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि इक्वेशन एक्चुअली हमारी यहाँ पे क्या गिवन थी, फ्रेडहोम की, है ना, तो यहाँ पे आप लिमिट चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है। फ्रेडहोम की इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो लिमिट गिवन थी वो 0 से 1, तो इसको चेंज करके 0 से 1, e की पावर t e प्लस में 1, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, यहाँ से आपका क्या आएगा e की पावर x e प्लस में 1 प्लस में 1/2, इंटीग्रेशन e की पावर t e t प्लस में t 0 से 1, तो e की पावर x e प्लस में 1 प्लस में 1/2, यहाँ से आपका क्या आएगा, आप x t की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो e, t की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो e, t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1, फिर नेगेटिव आप t के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये आपका ऐसा बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका बचा 2e से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ e बचेगा, तो ये आपका ओवरऑल ऐसा बन जाएगा जी। ये आपका क्या निकल कर आया है yx। तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल हमने निकाला है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमसे पूछा गया है y@1 के ऊपर वैल्यू, दोनों ऑप्शन में यही पूछी है उसने, तो यहाँ पे y@1 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगी 3e प्लस में 1। तो यहाँ से y@1 के ऊपर वैल्यू कितनी आई है 3e प्लस में 1, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 4 गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था पार्ट सी का, ठीक है, जिसके फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्या कह रहा है, देखिए कहता है
लैम्डा आपके पास बिलोंग कर रहा है आर में, बी सच दैट द इंटीग्रल इक्वेशन ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, एडमिट्स अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन yx, कहता है कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन रख रही है, वो भी नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो, और इस तरीके से कि एक कंडीशन उसने दी हुई है कि y@1 पे आपका 5/2 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से क्या ट्रू होगा, तो आपसे y और y डैश के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है, 0 पे, 1/2 पे, -1 पे और 1/3 पे क्या होगी, उनका सम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जब भी आपको कर्नल इस फॉर्म का दिखता है ना, सेपरेटेड कर्नल जब आपको दिखते हैं तो आप उनको सेपरेट करके C1 और C2 की फॉर्म में बनाते हो और फिर उसको सोल्व करते हो। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, जब आप यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हो, है ना, मतलब आपके पास दो तरीके हैं अब करने के। पहला 5x t³ प्लस में, इसमें से मैं t को कॉमन लेके ऐसा लिख सकती हूँ, है ना, इसमें से मैं t को कॉमन लेके ऐसा लिख सकती हूँ। तो ये तो आपके पास एक हो गया तरीका ये लिखने का। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये आपके पास फ्रेडहोम की इंटीग्रल इक्वेशन है तो ये आपके पास ऐसे गिवन है, ठीक है, ये आपको ऐसे गिवन है। यहां से ये आप 5x को बाहर ले लोगे, लैम्डा ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है, तो ये आपका -17 t³ dt हो जाएगा। फिर आपका 4x² 3x ये आप बाहर लेोगे, ठीक, और ये आपका ty/t dt अंदर बच जाएगा। एक ये तरीका है लिखने का, आप इसको फिर C1 लिखोगे और इसको C2 लिखोगे। पर इससे होगा क्या, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। दूसरा तरीका एक बार देख लो इसको लिखने का, फिर मैं आपको बताती हूँ। yx इज इक्वल टू में लैम्डा एज इट इज -1 से 1, मैं क्या करती हूं, अब की बार मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लेती हूं, तो अंदर बचेगा 5t³, x को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 5t³ और यहां पे बचेगा प्लस का 3t, ठीक, और इसको मैंने अलग लिख लिया 4x², ठीक, और ये आपके पास आ गया क्या yt बाहर dt, ऐसा आएगा, ठीक है। आप इसको किस तरीके से लिख पाओगे, आप इसको ऐसा लिख पाओगे, x बाहर 5t³ प्लस में 3t yt dt -1 से 1, ठीक है, प्लस में यहां पे आपका 4x² बाहर, अंदर बचाएगा t yt dt -1 से 1। अब की बार आप इसको लिखोगे C1, है ना, और इसको लिखोगे C2, यही चीज करोगे। और लैम्डा आपका समझ लो बाहर चल रहा है तो दोनों के साथ लगा लिया। यहाँ पे आप इसको लिखते C1 और C2 तो आप इस तरीके से लिखते, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, लैम्डा 5x C1 प्लस में 4x² 3x ऑफ C2, ये आप लिखते और लैम्डा इसके साथ भी आ जाएगा। अब जब आप अपने C1 और C2 के लिए सोल्व करते तो क्या होता कि ये जो टर्म है ना, ये आपकी बार बार रिपीट करती, मतलब थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है उसको बढ़ा देगी। लेकिन यहाँ पे बात है ये आपका बन गया है yx, यहाँ पे yx आपका थोड़ा सा एक स्टेप फालतू देगा, यहाँ पे yx आपका एक स्टेप कम देगा। तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ आपको, आप दोनों तरीके से करके देखना, खुद से आपको खुद डिफरेंस दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने yx को क्या ले लिया, yx को मैंने लिया लैम्डा x C1 प्लस में 4x² लैम्डा C2, ये मेरा yx है। C1 मेरा क्या है, मैं यहाँ पे C1 और C2 भी लिख लूं, C1 मेरा है -1 से 1 5t³ प्लस में 3t yt dt, ठीक है, और C2 मेरा क्या है, C2 मेरा है t yt dt, ये मेरा
C2 है। मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरी yx की वैल्यू आई है इसको मैं t के फॉर्म में रख के, मतलब x की प्लेस पे t रख के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मुझे C1 और C2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, उनको मैं इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकती हूँ। तो C1 आपके पास क्या आएगा, -1 से 1 5t³ प्लस में 3t एज इट इज, yt के प्लेस पे इसको अगर मैं yt के फॉर्म में बनाऊं तो ये मेरा बनेगा लैम्डा t C1 प्लस में 4t² C2 लैम्डा। यहाँ पे मैं पुट कर दूं इसको, लैम्डा मैं बाहर ले लेती हूँ, लैम्डा मैं ओवरऑल, क्योंकि इसमें से भी बाहर है इसमें से भी बाहर है तो ओवरऑल मैंने बाहर ले लिया। अंदर बचता है t C1 प्लस में 4t² C2 dt। ठीक, और इंटीग्रेशन आपका -1 से 1 चल रहा है। यहाँ पे आया C1 एज इट इज, लैम्डा बाहर है, अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो ये मेरा बनता है 5t⁴ C1, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो ये मेरा बनता है 5t⁵ अपॉन में 5 C1, प्लस में इसी को मैं इससे करवा देती हूँ एक बार, तो ये आपका बनेगा 20t⁵, लेकिन इंटीग्रेशन करने पे ऐसा बनेगा C2, प्लस में फिर इसको इससे करवा दो 3C1t², लेकिन इंटीग्रेशन करने पे t³ 3 बनेगा, प्लस में फिर इसको इससे करवा दो तो ये आपका बनेगा 12t³, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने पे 4/4 बनेगा, और यहाँ पे आपका आएगा C2, और आपकी जो लिमिट चल रही है वो चल रही है -1 से 1। तो C1 आपको क्या मिला, लैम्डा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब भी आप जब t की पावर इवन रहेगी और वहां पे आप लिमिट जो पुट कर रहे हो वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पुट कर रहे हो, सेम मतलब अपोजिट साइन के डिजिट्स पुट कर रहे हो, तो ये आपको 0 दे देगा, है ना। ये वाली जो टर्म है ये आपकी 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी आपकी 0 बन जाएगी, क्योंकि t की पावर कैसी है, इवन है। ठीक, तो बचेगा क्या क्या, 5 से 5 कैंसिल, t की पावर 5 में आप एक बार 1 पुट करोगे, माइनस ऑफ 1, तो ये आपका 2 बन जाएगा, तो 2C1 बनेगा, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, ये आपका क्या बन जाएगा, 2C1, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया C1 इक्वल टू में 4 लैम्डा C1। ठीक, ये आपको मिला, आप इस C1 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा। अब चलते हैं आगे, अब हम सोल्व करते हैं एक बार C2 के लिए। अब C2 के लिए सोल्व करेंगे, C2 आपका क्या था, ये था, तो C2 आपको मिलेगा -1 से 1t yt dt। तो yt आपके पास क्या है, लैम्डा, लैम्डा मैं अगेन जी बाहर ले रही हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे मैं रखूंगी tC1 t² 4t² C2, tC1 4t² C2 dt, ये आपका आया था yt। सोल्व कर लेते हैं इसको, लैम्डा -1 से 1 एज इट इज, आप इसको रखेंगे t, आप इसको सोल्व करेंगे जब, तो ये आपको बनेगा t², और जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ बनेगा, तो t³ में 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो 4t³ आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने पे t की पावर 4/4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो लिमिट लग रही है वो -1 से 1 लग रही है, तो ये आपको मिला C2 इज इक्वल टू में लैम्डा। यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे, अगेन देखो ये आपका फिर 0 हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, इवन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा C1, और यहाँ से आपको मिलेगा 2/3, है ना। तो ये आपको मिल गया क्या, यहाँ से C2 इज इक्वल टू 2/3 C1 लैम्डा, यहाँ से आपको ये मिल गया। तो जब मैं इसको मतलब अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूंगी, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जो मेरे पास आई है, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखते हैं ना कि यहाँ पे ये C1 C2 आए इज इक्वल टू में आपका क्या आएगा, इसको अगर आप इस साइड ले जाओ, उस साइड, इसको अगर आप उस साइड ले जाओ तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आपके 0 है, उधर भी राइट हैंड साइड 0 थी पहली वाली इक्वेशन में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका कोफिशिएंट है C1 का, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट नहीं है C2 का, कोई भी 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे
C1 का कोफिशिएंट माइनस का 2/3 लैम्डा है, लिख दीजिए, और C2 का कोफिशिएंट 1 है, लिख दीजिए। ये आपके पास बन गई सिस्टम आपका जो चाहिए होता है आपको इक्वेशंस का। ठीक, अब क्या उसने क्या बोला था, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। उसने बोला क्या था, उसने बोला था कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो रखेगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि C1 और C2 एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर C1 और C2 एक साथ जीरो हो गए तो आपके पास यहां से क्या होगा, C1 और C2 अगर जीरो तो ये भी, सॉरी हम इस पे काम कर रहे हैं, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो C1 और C2 जब दोनों जीरो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन yx जीरो है ना। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो के लिए C1 और C2 जीरो नहीं होने चाहिए। अब C1 और C2 जीरो कब नहीं होंगे, जब आपके पास इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट जीरो जब आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको सोल्व कर लो, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल्स का प्रोडक्ट, तो ये आपके पास जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा आपको क्या मिल गई, 1/4, मतलब आपको लैम्डा जो मिली है वो आपकी 1/4 आ गई। अब लैम्डा जैसे ही 1/4 आई है, आपको एक तो यहाँ से एक इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो, लैम्डा जब आपकी 1/4 आई है तो ये वाली टर्म आपकी जीरो, तो ये तो आपके 0 = 0 वाला केस हो गया। यहाँ से तो हम C1 की वैल्यू नहीं निकाल पाए, ठीक, लेकिन यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं। लैम्डा आपका क्या था जब 1/4, तो C2 आपकी किसके इक्वल आएगी, लिख देते हैं यहाँ से, C2 = में 2/3 C1 लैम्डा, लैम्डा आपका 1/4 आए, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/6 C1, ये आपको C2 मिल गई। ठीक है, ये आपको C2 मिल गई। अब आपको एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है, आपको एक कंडीशन गिवन है। वो क्या कंडीशन गिवन थी कि y@1 पे आपका 5/2 है ना, कि y@1 पे आपका 5/2 है। अब सबसे पहली बात कि yx मेरे पास निकल करके आया था C1 और C2 की फॉर्म में मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे C1 और C2 की फॉर्म में क्या आया था, लैम्डा x C1 प्लस में लैम्डा 4x² C2, लैम्डा x C1 प्लस में लैम्डा 4x² C2, है ना। यहाँ से अभी लैम्डा की वैल्यू भी मुझे पता चल गई 1/4 है, तो मैं यहाँ पे 1/4 पुट कर दूं, तो 1/4x C1, 1/4 इंटू में 4x² C2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, देन फिर हम अपनी कंडीशन को पुट करेंगे। तो 1/4x C1 और 4 से 4 कैंसिल, x² C2, ये आपके पास आया है yx। अब आपको क्या गिवन है, कहता है कि 1 पे 5/2 वैल्यू गिवन है, तो x आपका जब 1 है तो आपका y 5/2 है, तो x आपका 1 है तो आपका ये है। आपको एक कंडीशन यहाँ से मिल गई, एक कंडीशन यहाँ से मिल गई। क्या करोगे, यहाँ से C2 की वैल्यू 1/6 C1 उठा के यहाँ पे रख दो, 1/4 C1 एज इट इज। C2 की क्या वैल्यू आई है, 1/6 C1, तो C1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये C1 की वैल्यू उठा के C2 के अंदर पुट कर देंगे तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, तो ये आपके पास आएगा 12, ठीक, ये आपके पास आएगा 3, ये आपके पास आएगा 2, ये आपके पास आएगा C1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 एंड C1 की वैल्यू आपके पास आ गई 6। C1 की वैल्यू जैसे ही आपके पास 6 आ गई, आपके पास C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपके पास क्या आया, C1 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 1, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू उठा के जो आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला था ना C1 और C2 की फॉर्म में, इसमें पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू 1/4 है, C1 की वैल्यू कितनी आई है, C1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, लैम्डा की वैल्यू 1/4 है, C2 की वैल्यू 1 आई है, तो ये आपके पास बना 3/2x प्लस में x²। ये आपका एक्सट्रीमल आ गया, सॉरी ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या कि y@0 और y'@0 पे y' भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ, 3/2 प्लस में 2x रहेगा। अब यहाँ पे y@0 पे आप 0 वैल्यू पाएंगे, भाई y@0 हमें चाहिए, 0x की प्लेस पे रखा 0 आ गया, y'@0 निकाला 3/2 आ गया।
इसका मतलब जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपको ओवरऑल 3/2 वैल्यू देगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहीं पे मैं दिखा देती हूँ आपका yx क्या आया था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन से यहीं पे मैं बता दूंगी 3/2 x² प्लस में 3/2x, और y डैश x क्या आएगा 2x प्लस में 3/2, ये आपके पास आया था। ठीक है, अब देखो y एट 1/2 प्लस में y डैश एट 1/2 पे वैल्यू क्या आएगी वो हमें चेक करनी है। तो 1/2 के ऊपर वैल्यू 1/4, 1/2 के ऊपर वैल्यू 3/4, प्लस में यहाँ पे भी 1/2 पुट कर देते तो 1 आएगा, प्लस में 3/2 आएगा, है ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका 4 एलसीएम, 1 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 6, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना 14/4, तो बिल्कुल ये 7/2 ही तो है सोल्व करने के बाद, है ना। तो ये आपका फिर करेक्ट है, तो ये आपका फिर 7/2 आ गया। सेम तरीके से आप ऑप्शन को थर्ड को चेक कर लेंगे, है ना। ऑप्शन थर्ड को जब चेक करेंगे तो y एट -1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस में 3/2, और y डैश एट -1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी -2 प्लस में 3/2, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपका 3/2 से 3/2 कैंसिल और ये आपको मिलेगा -1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर 1/3 पे और 1 उस पे चेक कर लेते हैं, 1/3 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है यहीं पे चेक कर देते हैं। तो y एट 1/3 1/9 प्लस में 3/2 इंटू में 1/3, और y डैश एट 1/3 कितनी आ रही है 2/3 प्लस में 3/2। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 1/9 ऐड करने पे 1/2 प्लस में 2/3 प्लस में 3/2, है ना। तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस में 7/9, तो ये आपको 14/9 तो नहीं मिलेगा, है ना। 14/9 के इक्वल तो ये वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो और बाकी आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको मैंने ये बताया ना, आप इनको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे। अब आप खुद से सोल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी, इससे कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती C1 और C2 को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबी कैलकुलेशन चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।